भाई, संगमपुर नामक एक गांव में कविता नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। कविता के पति की मृत्यु के बाद घर का सारा बोझ कविता पर ही आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके दोनों बेटे बड़े हुए तो कविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे कविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राकेश बाबूजी, आप तो जानते ही है ना, मैंने अपने दोनों बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं दोनों को एक साथ शहर भेज पाऊं। अगर मैंने एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो बहुत गलत होगा। अब आप बताओ मैं क्या करूं? कविता बहन, तुम्हारे दोनों बेटों में कौन सा बेटा होशियार है? मेरा अनिकेत ज्यादा होशियार है। यूँ तो यश भी ठीक ठाक ही पढ़ लेता है, मगर अनिकेत पढ़ने में बहुत तेज है। तो बस फिर तुम्हारा अनिकेत बड़ा भी है और होशियार भी है, तो तुम उसी को शहर पढ़ने के लिए भेज दो और यश को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान है एक हलवाई से, उसके पास एक बंदे को नौकरी पर रखने की जगह खाली है, मैं उससे वहीं लगवा दूंगा। राजेश की बात सुनकर कविता को तसल्ली मिल जाती है। वो अनिकेत को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है और यश को मुरारी नाम के हलवाई के यहाँ लगा देती है। यश को ना पढ़ पाने का तो बहुत अफसोस था, मगर वो अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए और अनिकेत को शहर में एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। वो खुशी से अपने गाँव आता है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी नौकरी एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की हो गई है। फूड चेन मतलब? जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल देता है उसे फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल छोटे। माँ, वो फूड चेन कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 5 स्टार रेस्टोरेंट है। 70,000 तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे मैं आप लोगों को भी शहर ले जाऊंगा। थोड़े महीनों के बाद अनिकेत जूनियर से सीनियर हो जाता है और वो अपनी माँ और भाई को शहर ले आता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए घर पर आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने माँ और भाई को भी यहाँ पर ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए और बोले कि मैं उनसे मिलूंगा। अरे वाह, तुम बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, फिर खाना कौन बनाएगा? मैं बना दूंगा भैया। जब तुम शहर पढ़ने के लिए आ गए थे तो मैंने मुरारी हलवाई के यहाँ थोड़ी महीने काम किया था। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि शादी पार्टी का भी खाना फेल हो जाएगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, खाना उसी हिसाब से होना चाहिए। आप उसकी टेंशन मत लो, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। ऐसा कहते ही अनिकेत और उसकी माँ खिलखिला उठे। अगले दिन यश खूब मन लगाकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। घर के दरवाजे की घंटी बजी। भैया, लगता आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं यश, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे, कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोल देता हूँ। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वो सब सुनकर यश बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए बैठिए। वाह अनिकेत, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। वैसे तुम्हारी माँ और भाई कहाँ पर हैं? अभी बुलाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ कविता, अनिकेत और बॉस आपस में बात कर रहे थे और बेचारा यश खाने की तैयारी में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर अनिकेत का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फॉर्क, दूसरी साइड नाइफ और स्पून, टिश्यू, टेबल पर क्लॉथ्स, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द फूड सर। वैसे खाना किसने बनाया है? जी, वो मेरे छोटे बेटे यश ने। अरे अनिकेत, यश घर पर ही है। अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। सर, वो खाना बनाने में बिजी था इसलिए नहीं मिल पाया। यश बेटा, बाहर आ तो जरा। यश हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं सर, इसने गांव में पहले एक छोटे हलवाई के यहाँ नौकर का काम किया है, इसलिए थोड़ा बहुत खाना बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ऐसा सुनकर यश फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अनिकेत के बॉस जब घर लौटने वाले होते हैं तो वो यश को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा ही आ गया। कविता जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा।
आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या यश वहाँ पर शेफ का काम कर सकता है? मगर सर, यश ने इसके लिए तो कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेता है। वो तुम्हारी टेंशन नहीं है अनिकेत, हमारे को बस स्वाद का नंबर चाहिए और कुछ नहीं। यश, तुम कल अनिकेत के साथ ऑफिस आ जाना। ये सब सुनकर यश बहुत खुश हो जाता है, मगर अनिकेत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन यश ऑफिस पहुंच जाता है और डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट। वाह, बहुत बढ़िया डिश है, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है। क्या मैं डिश चख सकता हूँ सर? अरे ये तो बहुत अच्छी है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा है ना? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अनिकेत, तुम बताओगे या मैं बताऊं? यस, मैंने तुम्हारी डिश में यहाँ के शेफ को नमक मिर्च डालने को कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। हाँ, ये बात तुम्हारी माँ ने सुन ली थी। जब तुम शेफ से फोन पर बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी और मैंने उस शेफ को नौकरी से निकलवा दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। यू आर फायर्ड अनिकेत। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा अनिकेत, तूने कितना कुछ करना चाहा, लेकिन वो अभी भी तेरे से निराश नहीं है। मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। अनिकेत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों भाई एक ही रेस्टोरेंट में काम करने लग जाते हैं। ये कहानी 3 बहनों की है, रिया, खुशी और स्वाति। तीनों बहनों का एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। तीनों बहनें अपने ब्यूटी पार्लर में बहुत ज्यादा लगन से काम करती थी। जो भी कस्टमर उनके पास आता था तो वो खुश होकर जाता था। तीनों बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। इसी तरह तीनों बहनें अपने माता पिता को भी संभाल रही थी। एक दिन तीनों बहनों की पड़ोसन सरिता ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे रिया बेटी, तुम्हें तो पता ही होगा, हमारे घर में शहनाई बजने वाली है। मेरी तीनों बेटों की शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम तीनों बहनों को अभी से बुक कर रही हूँ। मेरे घर में जितने भी मेहमान आएंगे, उन सब का मेकअप तुम तीनों ही करोगी। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन सरिता की तीनों बेटों की शादी थी। तीनों बहनें अपने पार्लर से सामान लेती है और सरिता के घर आ जाती है। तीनों बहनों को देखकर सरिता की बेटी दिया चिढ़ जाती है और कहती है, क्या मम्मी, अपने मोहल्ले वाली बहन जी को बुलाया है मेकअप करने के लिए? मैं तो इन तीनों से अपना मेकअप नहीं करवाने वाली। मुझे अच्छे ब्यूटी पार्लर जाना है, बिल्कुल 3rd क्लास मेकअप करती हैं ये। अरे नहीं बेटी, इतना अच्छा तो मेकअप करती है। सब मोहल्ले वाले इन तीनों बहनों से ही मेकअप करवाते हैं। बेचारी तीनों लड़की गरीब है, लेकिन तुम्हें उनकी गरीबी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें उनका काम देखना चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर रही है। जाकर देखो हॉल में सभी का मेकअप और हेयर स्टाइल कितना अच्छा कर रही है। अगर तुम्हें उससे मेकअप नहीं कराना तो मत कराओ, मैं तो जा रही हूँ। दीदी, हमें यहाँ पर कितने सारे ग्राहक मिल गए ना, आज तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अगर ऐसे ही हमें शादियों के ऑर्डर मिलते रहे तो माँ पिताजी की टेंशन दूर हो जाएगी कि हमारी शादी के लिए पैसा कहाँ से आए। हाँ हाँ छोटी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब ध्यान लगाकर काम करो, नहीं तो ये लोग पैसे काट लेंगे। इसी तरह से तीनों बहनें खूब मेहनत से काम कर रही थी। कुछ समय बाद सरिता की सास सरिता के पास आती है और कहती है, सरिता, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किशन पाल की तीनों लड़कियां भाग गई, अब इस घर से कोई बारात नहीं जाएगी। अरे ये तो अनर्थ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल सकती। शादी आज ही होगी, आज ही इस घर से बारात जाएगी। तभी सरिता का पति बोलता है, सरिता, तुम्हारी नजर में कोई और लड़की है तो बता दो, अब यही रास्ता बचा है। हाँ, वही पार्लर वाली लड़कियाँ, रिया, स्वाति और खुशी। लेकिन वो लड़कियां हमारी टक्कर की नहीं हैं, लेकिन बहुत संस्कारी है। हम दोनों उनके माता पिता से बात कर लेते हैं और फिर इनको अपने घर की बहू बना लेंगे। इतने में ही वहाँ पर सरिता के तीनों बेटे भी आ जाते हैं। माँ, वो तीनों हमारी स्टेटस की नहीं है, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। मेरा पोता ठीक तो कह रहा है, वो मामूली सी पार्लर वाली हमारी स्टेटस की नहीं है। वो तीनों मेरे पोतों की बहू नहीं बन सकती। माँ, मेरी बात मानिए, वही तीनों लड़की अब हमारी इज्जत बचा सकती है। वो तीनों बहुत अच्छी लड़की है।
सरिता अपनी सास और तीनों बेटों को समझा देती है और तीनों बहनों से बात करके उनके माँ बाप से भी बात करती है। तीनों लड़कों की शादी रिया, स्वाति और खुशी से हो जाती है, लेकिन तीनों लड़के अपनी पत्नियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे और सरिता की सास भी तीनों बहुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगली सुबह तीनों बहनें खीर बनाती है। तभी सरिता कहती है, अरे बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम तीनों को शगुन मिलेगा, लेकिन हम तुम तीनों को तुम्हारी मनमर्जी का शगुन देंगे। बताओ तुम तीनों को क्या चाहिए? मम्मी, शादी से पहले माँ बाप के बाद पार्लर ही हमारे लिए सब कुछ था। हम तीनों चाहते हैं कि हम वापस पार्लर में काम करें। इतने में ही सरिता की सास बोल पड़ती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। अब तुम्हें पार्लर वाला काम नहीं करना। चुपचाप से घर का चूल्हा चौका करो और कुछ नहीं। इतने अमीर घर में शादी होने के बाद भी तुम उसी पार्लर में जाना चाहती हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतने अमीर घर की बहुएं पार्लर में काम करने जाती हैं। तीनों बहनों को बहुत निराशा होती है कि वो अब अपना ब्यूटी पार्लर नहीं चला सकती। जिस काम को करके उन्हें खुशी मिलती थी, वही काम छूट गया था। सरिता की सास जानबूझकर तीनों बहुओं से बहुत सारा काम करवाती थी। उन तीनों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी और जब भी वो तीनों अपने अपने पति के पास जाती तो उन्हें खरी खोटी सुनने को मिलती। ऐसी ही तीनों बहनें अपनी दुख भरी जिंदगी जी रही थी। एक दिन खुशी स्वाति से कहती है, दीदी, ये शादी हमने की ही क्यों? इस शादी ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। न ही पति का प्यार मिलता है और न ही अपनी खुशी का काम कर सकते हैं। बस ऐसा लग रहा है जैसे हम इस घर की नौकरानी हैं। बस पूरे घर में सासू माँ ही ठीक है, बाकी सब लोग हमें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। पार्लर का काम करके हमें कितनी ज्यादा खुशी मिलती थी। लोगों का अच्छा अच्छा मेकअप करना और अपनी मेहनत का खाना, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी दादी को फेस पैक लगाने जा रही थी। तभी मुस्कान बोलती है, दीदी, ये वाला फेस पैक यूज नहीं करना चाहिए, इससे फेस पर दाने हो जाते हैं। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी? और तुम्हें क्या पता? तुम तो अपना घटिया सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तुम्हें क्या पता इन महंगे प्रोडक्ट्स के बारे में? तुम लोग चुप रहो। दादी, ये बहुत अच्छा फेस पैक है। दीदी, मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। ये वाला फेस पैक हमारे पार्लर में भी आया था। एक बार हमने इसको किसी कस्टमर पर यूज करा था, लेकिन उस कस्टमर के फेस पर दाने निकल गए थे। तीनों बहनें दिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दिया किसी की एक नहीं सुनती और अपनी दादी को वो फेस पैक लगा देती है। थोड़ी देर तक फेस पैक चेहरे पर लगे रहने से दादी के चेहरे पर जलन होने लगती है। अरे ये क्या? इस फेस पैक से तो बहुत जलन हो रही है। दिया बेटी, कुछ लगा दे मेरे मुंह पर, बहुत जलन मच रही है। इतने में वहाँ पर सरिता आ जाती है। माँ जी, मेरी बहुओं ने तो आपको पहले ही समझाया था कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने इन्हें मामूली सी पार्लर वाली समझ रखा है और तुमने इनकी बात नहीं सुनी। दादी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर स्वाति एक अच्छा सा फेस पैक बनाती है और दादी के मुंह पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद दादी का चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और जलन भी बंद हो जाता है। दादी को समझ आ चुका था कि तीनों बहनों को ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता है। दादी तीनों बहनों से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरिता के तीनों बेटों का बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो जाता है। उन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। भैया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सब कुछ बिक जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तीनों इस घर की बहुएं हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। इसलिए हम तीनों बहनों ने सोचा है, जब तक आप लोगों का बिजनेस दोबारा से उठ नहीं जाता, तब तक हम तीनों बहनें अपना ब्यूटी पार्लर चला लेंगे और घर को संभाल लेंगे। स्वाति, हम तीनों भाइयों ने तुम तीनों के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन तुम मुसीबत के वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। सच में मम्मी ठीक कहती है, तुम तीनों बहुएं बहुत अच्छी हो। वो सब सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश होती है। उसके बाद तीनों बहनें अपना ब्यूटी पार्लर फिर से शुरू कर देती है और फिर से मन लगाकर काम करने लगती है और पूरे घर को भी संभाल लेती है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।